जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ईथर का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। ईथर पार्ट 1 जिसको हमने कवर करा दिया है, आज उसके आगे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और रासायनिक गुण आदि इन सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सभी प्रयास कीजिएगा सभी चीज़ों को समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारा ईथर का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन, चूँकि यह हमारा इसका यानी जो हमारा भौतिक गुण था उसमें ही चल रहा है, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में सबसे पहला हमारा है, तो इसमें आगे नेक्स्ट रिएक्शन को हम बढ़ाते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। यानी जब डाई एथिल ईथर की क्रिया हम H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये दो कंपाउंड हमारा प्राप्त होगा। तो ये हमारा कंपाउंड डाई एथिल ईथर है और ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। आगे रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे तो H2SO4 सीधा सीधा H+HSO4 माइनस में ब्रेक होगा और ये इस प्रकार से ब्रेक होगा माइनस में ए प्लस में। तो देखिए प्लस वाला आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और माइनस वाला आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो C2H5OH बना लेगा एथिल एल्कोहल और C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बना लेगा। तो इस एकदम ही आसान रिएक्शन है कि जब हम ईथर की क्रिया, ईथर में हम डाई एथिल ईथर लेंगे, बस इतना ही कंडीशन हमें रखना है। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा देंगे तो हमारा सीधे सीधे एक तो एथिल अल्कोहल और दूसरा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन के रेडी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला रिएक्शन हमारा HI के साथ रिएक्शन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। तो जब ईथर की क्रिया, पहला कंडीशन है तनु व ठंडे, ठीक है, तनु व ठंडे HI से कराते हैं तो एल्कोहल व एल्किल आयोडाइड बनता है। यदि इस अपक्रिया में ईथर 1 डिग्री का होता है तो SN2 अपक्रिया होती है और 3 डिग्री का यदि ईथर होगा तो SN1 अपक्रिया होगी। ये इसका कंडीशन है। तो HI के साथ रिएक्शन कराने पर पहला है कि तनु व ठंडे, यदि HI को हम तनु रखें व ठंडा रखें, ठीक है ना, तो एल्कोहल व एल्किल आयोडाइड बनेगा। और यदि इस अपक्रिया में 1 डिग्री का ईथर हम लेंगे तो SN2 रिएक्शन होगा, यानी जो द्वितीय कोट की हमारी नाभिक स्नेही अपक्रिया होगी, ठीक है ना। और यदि 3 डिग्री का हम ईथर लेंगे तो प्रथम कोट की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, ठीक है ना। अब रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा ROR ईथर हो गया और HI कोल्ड एंड डाइल्यूट है यानी ठंडा और तनु है। तो SN2 अपक्रिया के लिए क्या कंडीशन था कि हमारा जो ईथर होगा वो 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो SN2 अपक्रिया होगा तो एल्कोहल बनेगा और HI बनेगा। तो ROH हो गया, चूँकि H प्लस I माइनस में, और इस प्रकार से ब्रेक होगा माइनस और प्लस में। तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, इस प्रकार से हमारा ब्रेक होगा और एल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं CH3OC2H5 प्लस HI, ठीक है ना। तो R के स्थान पर हमने यही रख दिया है, ये हमारा असमित ईथर है, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन के माध्यम से हम बनाएंगे CH3I बना लेगा और C2H5OH बना लेगा। और यदि हम C2H5 यानी सम्मित ईथर ले लें और HI के साथ रिएक्शन करा दें तो C2H5I और C2H5OH कुछ इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं 3 डिग्री का हम ईथर लेते हैं और HI के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन जब होगा तो 3 डिग्री का हमारा जो है आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और एल्कोहल हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यही रिएक्शन सीधा फिनिल में यानी जो साइक्लिक कंपाउंड उसमें देख लेते हैं।
तो C6H5 एंड OCH3, तो ब्रेक कर देंगे, प्लस में माइनस में ब्रेक होगा, प्लस में माइनस में, तो प्लस वाला माइनस के पास, ये वाला प्लस वाला माइनस के पास, CH3I प्लस फिनाल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सा रिएक्शन था, तो आप सभी इसको तो समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान रिएक्शन है। फिर बी वाला कंडीशन है, गर्म और सांद्र HI के साथ जब हमारा ईथर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो जब ईथर की क्रिया गर्म और सांद्र HI के साथ कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है और जल निकलता है। तो उसमें अल्कोहल निकल रहा था तो इसमें जल निकलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सम्मित ईथर हो गया और 2HI प्रेजेंट करा दिए, तो 2C2H5I बन गया एल्किल आयोडाइड और H2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है ना। फिर आगे रिएक्शन है, आगे ही हमारा CH3OC2H5OH प्लस 2HI, फिर आगे रिएक्शन करा दिए तो CH3I हो गया और C2H5I प्लस H2। ठीक है ना। रिएक्शन तो बहुत सरल है, आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना। 2HI है तो एक दो आयोडीन है तो एक इसके पास चला जाएगा। ठीक है ना। और एक इसके पास चला आएगा और H2 यानी दो हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो जल बना लिया। तो वही है, रिएक्शन बहुत ही सरल है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ईथर जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ईथर की क्रिया जब PCl5 से कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड व POCl3 बनता है। यही यानी मैक्सिमम केस में यही बनता है। तो ये हमारा ROR ईथर हो गया, PCl5 हो गया। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे, यानी 2R एक तरफ हो जाएंगे और O एक तरफ। तो 2R के साथ दो Cl क्लोरीन भी चलाएगा और POCl3 हमारा वैसे ही से बच जाएगा। ठीक है ना। अब हम P यानी R के स्थान पे C2H5 रख लिए, बाकी PCl5 है, तो 2C2H5Cl प्लस POCl3, ये एकदम बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है ना। आगे उसके स्थान पर इसको विषम कर लिए तो इस प्रकार से हमारा बन गया, यानी C2H5Cl CH3Cl प्लस POCl। ठीक है ना। चूँकि PCl5 है तो POC यानी एक POCl3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, केवल एक मिस्टेक हुआ है, POCl3 होगा। ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन में क्या होगा। तो ईथर का अपचयन किसी अपचायक से कराने पर एल्कोहल व एल्केन बनता है, यानी ईथर का जब अपचयन होगा तो एल्कोहल और एल्केन बनेगा। तो हमारा ईथर हो गया, HI यानी रेड फास्फोरस के पृष्ठ में इसका हम अपचयन करा रहे तो ROH एल्कोहल बन गया और RI यानी एल्केन बन गया। ठीक है ना। अब इसको कुछ उस प्रकार से देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, यानी ईथर हो गया और इस किसी अपचायक की उपस्थिति में हम रिएक्शन करा दें, मान लीजिए HI की उपस्थिति में करा, C2H5OH बन गया और CH4 बन गया, सीधे सीधे। ठीक है ना। फिर आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं कि ईथर का निर्जलीकरण। ईथर का निर्जलीकरण कराने पर एल्कीन बनता है, यानी जब ईथर का हम निर्जलीकरण कराते हैं, इस तरह से जल निकालते हैं तो सीधे सीधे हमारा एल्कीन बनता है। तो समझते हैं, ये हमारा ईथर हो गया, इसको हम ब्रेक कर दिए। तो निर्जलीकरण के लिए कुछ निर्जली कारक को भी, जैसे इस प्रकार का Al2O3 और भी है, एनाइडस जिंक क्लोराइड, इतना कई कंपाउंड है निर्जली कारक जो जल निकालने का कार्य करते हैं। तो जब इस प्रकार से हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो 2C2H4 बन जाएगा और बाकी -H2 यानी H2 भी जल बन के निकल जाएगा। ठीक है ना। तो 2C2H4 को भी हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहीं पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये 2 मोल है। फिर आगे है एनिसोल या मेथॉक्सीबेंजीन क्या होता है। तो जो इस प्रकार का हमारा कंपाउंड है यानी OCH3, इसी को हम एनिसोल या मेथॉक्सीबेंजीन कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी ये लोन पेयर कोई जरूर नहीं दिखाना, लेकिन ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, ये वही दर्शा रहा है, यानी OCH3 और उसके साथ हमने बेंजीन ग्रुप को ऐड कर दिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम ईथर का रासायनिक गुण, यानी पहला गुण है ईथर का
हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन। तो एनिसॉल की क्रिया हैलोजन से ध्रुवीय विलायक या लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सभी आर्थो और पैरा स्थान पर हैलोजन जुड़ते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराने पर आर्थो तथा पैरा पर हैलोजन जुड़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझते हैं। हैलोजनीकरण में क्या होगा, तो एनिसॉल क्या है, तो एनिसॉल के बारे में हमने अभी कंपाउंड को इसीलिए पढ़ा कि आगे काम आएगा। तो एनिसॉल को क्या करेंगे, हैलोजनीकरण में एनिसॉल का हम प्रयोग करेंगे। तो एनिसॉल की क्रिया हैलोजन से ध्रुवीय विलायक या लुईस अम्ल की उपस्थिति में यदि कराते हैं तो सभी आर्थो और पैरा स्थान पर क्या होगा, हैलोजन जुड़ जाएंगे, परंतु अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो और पैरा पर हैलोजन जुड़ता है। तो मतलब वही है। तो ये हमारा एनिसॉल्व हो गया और किसी हैलोजन यानी ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिए, तो Fp प्रेजेंट है और ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए पहले तो आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल ये हमारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है एनिसॉल हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, CH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये ध्रुवीय विलायक हो गया, ये अध्रुवीय विलायक। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पर एक ही बार में आर्थो और पैरा दोनों एक ही बार में जुड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आर्थो पर अलग जुड़ेगा, पैरा पर अलग जुड़ेगा, अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। तो इस बार क्या होगा, 2 ब्रोमो एनिसॉल बनेगा और अगली बार क्या बनेगा, 4 ब्रोमो एनिसॉल बनेगा, यानी आर्थो पर ब्रोमीन ऐड हो गया, यहाँ पर पैरा पर ब्रोमीन जुड़ गया है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यदि ध्रुवीय विलायक लेंगे तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, सिंगल कंपाउंड, यदि अध्रुवीय विलायक लेंगे तो डबल कंपाउंड बनेगा, यही इसका मतलब है, ठीक है ना। अब हम हेलोजिनेशन हो गया, अब नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन देखते हैं। तो एनिसॉल का जब हम नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 व सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो पैरा स्थान पर NO2 समूह जुड़ जाता है, ठीक है ना। यानी जब इसका नाइट्रीकरण हम कराएंगे एनिसॉल का, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आर्थो और पैरा स्थान पर NO2 समूह जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा एनिसॉल कंपाउंड हो गया, हमने कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4 को ले लिया है, तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आर्थो स्थान पर NO2 समूह जुड़ गया है, यहाँ पर पैरा स्थान पर NO2 समूह हमारा जुड़ गया है। इसे आर्थो नाइट्रो एनिसॉल कहेंगे और इसे पैरा नाइट्रो एनिसॉल कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एनिसॉल है, फिर हमने H2SO4 और कंसनट्रेट H2SO4 इन सबको ले लिया है। यहाँ पर एक में HNO3 भी लिख सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 तो हमने लिया ही है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पर SO3H यानी जो हमारा सल्फोनिक समूह है वो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी यानी पैरा पर सल्फोनिक भी जुड़ जाएगा। और यहाँ पर एक ही मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर भी H2SO4 ही रहेगा, यहाँ पर भी H2SO4 ही रहेगा। H2SO4 से रिएक्शन होगा और कंसनट्रेट H2SO4 का प्रेजेंस होगा, ठीक है ना। तो आर्थो और पैरा स्थान पर अलग अलग क्या होगा, हमारा सल्फोनिक एसिड का ग्रुप ऐड हो जाएगा एनिसॉल कंपाउंड से, ठीक है ना। तो इसे 2 मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, इसे 4 मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे।